बताओ भाई, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है? हम्म क्यों है? तो ऐसा क्यों है, बताओ अश्विन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू जेवियम। क्या? जेवियम, जेआरई, है ना? ठीक है, जेआरई और जेवियम, है ना? ठीक है। मशीन जिस भी मशीन में चलाना होता है ना, वहां पे सिर्फ आपको क्या डालना है? जेआरई। ठीक है, मतलब जेबीएम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाई इज जावा नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यूज होते हैं। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो होते हैं, है ना, जैसे सीमेल और स्मॉल टॉक, जिसमें प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब यूज नहीं होते हैं, है ना। पर जावा में यूज होता है, इसीलिए इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी इन जावा। ठीक है, एंड हाउ जावा यूटिलाइज दिस। जो हीप मेमोरी होता है वो फिक्स्ड मेमोरी होता है। क्या होता है? फिक्स्ड मेमोरी, है ना। ये जावा जावा का प्रोग्राम, ठीक है, चला, चलते ही जिन ऑब्जेक्ट्स को, वेरिएबल्स को जितनी मेमोरी की जरूरत है उतना मिल गया। ठीक है ना। जैसे लिखा इंट ए, अब इंटीजर लेता है 4 बाइट, है ना, तो 4 बाइट ले लेगा। ठीक है। प्लॉट लेता है 8 बाइट, तो वो 8 बाइट ले लेगा। फिक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। स्टैक, स्टैक होता है मेमोरी फिक्स वाला। हीप जो होता है इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी, स्टैक को स्टैटिक मेमोरी भी बोल सकते हैं। मतलब इनको मेमोरी कंपाइल टाइम ही मिल जाता है। ठीक है, कब मिल जाता है? कंपाइल टाइम। और हीप जो मेमोरी होती है वो डायनेमिक मेमोरी होती है। इन ठीक है, हीप जो मेमोरी एलोकेट होती है वो, है ना, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे मिलता है। और जो स्टैक मेमोरी होती है वो कब मिलता है? प्रोग्राम, है ना, कंपाइलेशन के टाइम पे मिलता है। ठीक है। तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट जिससे होते हैं, जावा में जैसे न्यू करके बनाते हैं ना, वो सब सारे हीप मेमोरी में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको हम गार्बेज कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब रीअलोकेट नहीं कर सकते। पर ये जो हीप होते हैं वो गार्बेज कलेक्टर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट, मतलब लिस्ट रिसेंटली अनयूज, जो मेमोरी बहुत देर से जो ऑब्जेक्ट मेमोरी यूज नहीं कर रहा है, उसको रिलीज करके अब कमिंग जो ऑब्जेक्ट रहेगा उनको प्रोवाइड करते रहता है। कौन? गार्बेज कलेक्टर। तो हीप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो अपने आप होता है गार्बेज कलेक्टर के थ्रू। पर स्टैक मेमोरी को मैनेज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, लिख लो। हाँ, क्या कैन जावा बी said to be the complete object oriented program language? नो। क्या आंसर होगा? है ना, इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी यूज होते हैं। तो कंप्लीट या प्योर एक ही है बात, ठीक है ना, तो नहीं बोल सकते। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड अ लोकल वेरिएबल? जो अपन क्लास के अंदर लिखते हैं ना वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे अपन क्लास बनाते हैं, ठीक है, ए डॉट जावा, है ना। जैसे अपन यहाँ पे बनाते हैं क्लास, ठीक है, क्लास लिख दिया एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखते हैं ना, इंटीजर, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, स्ट्रिंग, नेम,
ये जो है ना, ये होते हैं क्लास रेफरेंस वेरिएबल। इनको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, जो क्लास की प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है ना, इनको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, और मेथड्स को यूज करके इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी है। अब इनको मेन के अंदर एक्सेस के लिए, मेन जब होगा अपना, है ना, तो यहाँ पे अब इनके साथ जो ऑपरेशंस करना है, इनकी वैल्यू सेट करना, गेट करना, ये सब क्लास के रेफरेंस के साथ में होता है। p इक्वल्स टू न्यू, है ना, नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला कौन, p, ये हमारा हो गया रेफरेंस वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ। इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा हो गया, ये वाले इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। ठीक है, और अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। ठीक है, और लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल ये होते हैं, जैसे मेथड के अंदर में यहाँ पे कर दिया इंट a इक्वल्स टू 9। तो अब ये जो a है ना, उसका स्कोप इसके अंदर ही है। इनको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ये हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्लास फील्ड्स या क्लास वेरिएबल्स। ठीक है। हम्म, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, लिख लो। डिफॉल्ट वेरिएबल अपने आप कुछ नहीं होता है जावा में, एरर देगा। क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा, है ना। यदि कंस्ट्रक्टर के अंदर में कुछ सेव किया है, इनिशियलाइज करा है, तब तो फिर वो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे इंटीजर है तो 0, फ्लोट है तो 0.0, स्ट्रिंग है तो नल, है ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनकी बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो बोलता है डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल है इन इंस्टेंस इन जावा। ठीक है, डिफॉल्ट इंस्टेंस जो रहेगा वो नल होगा। ठीक है, और जो वेरिएबल्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप डिपेंड करता है। इंटीजर है तो 0, फ्लोट है तो 0.0, इस तरह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनकैप्सुलेशन। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर एक्सेसिफायर्स को यूज करके प्रोग्राम लिखना ही एनकैप्सुलेशन है। क्लास के अंदर, है ना, एक्सेसिफायर्स को यूज करके जो फंक्शंस या वेरिएबल्स लेकर के प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स, ठीक है, फंक्शनैलिटीज, रैपिंग द डेटा यानी एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स, एंड मेथड्स यानी फंक्शनैलिटी ऑफ सिमिलर टाइप एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स या सेम टाइप की ग्रुप की चीजों को रैप करना, उसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो सीधे से बोल सकते हो, क्लास, एक क्लास के अंदर उस क्लास की टाइप की जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शनलिटी होगा उसको रैप करके रखना ही एनकैप्सुलेशन है, विथ यूजिंग एक्सेसिफायर्स। क्या, ठीक है। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक है, देखो यदि एक ऑब्जेक्ट है और एक वैल्यू है, इक्वल इक्वल से कंपेयर करवाओगे तो वो फॉल्स दे देगा। क्या करेगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि दोनों की मेमोरी अलग है। ठीक है,
क्योंकि इक्वल इक्वल जो है वो मेमोरी पे काम करता है, मेमोरी एड्रेस पे काम करता है। ठीक है ना, मेमोरी एड्रेस एक होगा तब तो वो ट्रू देगा, मेमोरी एड्रेस अलग हो गया तो फॉल्स दे देगा, चाहे कि वैल्यू भले सेम हो। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ जाएगा, इक्वल्स। क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट इक्वल्स। ठीक है। हम्म। दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं, str1 करके, तब तो इक्वल इक्वल ट्रू दे देगा। लेकिन यदि एक वैल्यू है ना, और एक ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे फिर फॉल्स कर देगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट में भी दो अलग टाइप के हो गए, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक। एक मतलब लिटरल स्टोर करा हुआ है, और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो न्यू से करा हुआ है, तो वहां भी फिर फॉल्स दे देगा। तो हमें वैल्यू चेक करना है दोनों का, क्या चेक करना है, तो हमेशा डॉट इक्वल से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यदि तुम श्योर हो, यदि तुम श्योर हो कि दोनों लिटरली है, मतलब स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, और ठीक है, फिर लिखा हुआ है स्ट्रिंग टी इक्वल टू हेलो, तब कंपेयर करोगे इक्वल से तो ठीक है, ट्रू दे देगा। लेकिन एक न्यू से लिखा हुआ स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग फिर हेलो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ स्ट्रिंग टी इक्वल टू हेलो, वहां फिर डॉट इक्वल्स लगाना पड़ेगा, वैल्यू को कंपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग, देखो जो लिटरल होता है वो जाता है स्ट्रिंग फुल एरिया में, और जो हम न्यू करते हैं वो चला जाता है हीप में, हीप मेमोरी में चला जाता है ना न्यू करने के बाद। ठीक है, वो फिर इक्वल एड्रेस होगा नहीं, एक जगह पे तो है नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्या है, लिखिए ये बात। ठीक है, तो इक्वल्स हो गया, तो इक्वल्स में क्या होगा, ठीक है, जहां भी डिफरेंट, दो डिफरेंट मेमोरी पे यदि वैल्यू जा रहा है, भले सेम वैल्यू, तो फिर उनको डॉट इक्वल से ही करना पड़ेगा। सेम मेमोरी में यदि है, दो ऑब्जेक्ट के वैल्यू सेम मेमोरी एड्रेस पे है, तब तो इक्वल से हो जाएगा। लेकिन यदि सेम वैल्यू भी है लेकिन दो डिफरेंट मेमोरी पे जा रहे हैं, तो फिर वो इक्वल इक्वल से नहीं होंगे, डॉट इक्वल्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये हीप में जा रहा है और ये स्ट्रिंग पुल एरिया में, वैल्यू सेम ही है। ठीक है, ये डॉट इक्वल से ही करना पड़ेगा, इक्वल इक्वल से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। हम्म, ये देखो, ऐसे न्यू करा तो हीप में गया, और ये स्ट्रिंग पुल एरिया में। ठीक है, तो इक्वल इक्वल करेंगे तो दे देगा फॉल्स। हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट इक्वल से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, किसे चेक करना पड़ेगा, डॉट इक्वल। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब बात आती है कंस्ट्रक्टर क्या है। क्लास का नाम, मेथड का नाम सेम, बट रिटर्न टाइप नहीं होगा, और वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। ठीक है, और ओवरलोड क्या होता है, विद इन क्लास मल्टीपल मेथड्स का नाम सेम होगा और आर्गुमेंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे फिर क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्लास के नाम से ही एक से ज्यादा मेथड्स होंगे, बट उनका रिटर्न टाइप नहीं होगा, और वही नाम होगा सबका जो क्लास का नाम है। मतलब क्लास के नाम से एक से ज्यादा मेथड होंगे विदाउट रिटर्न टाइप, बट उनका फिर आर्गुमेंट अलग अलग पास करना पड़ेगा, तभी वो ओवरलोड होंगे। आगे समझ में। मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, हो तो सकता है, पर क्या होगा, जेवीएम किसको कॉल करेगा, एम्बिगुइटी आ जाएगा ना। ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होगा, जेवीएम के कॉलिंग में प्रॉब्लम आएगा। कमेंट ऑन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बाय सिटिंग रेलिवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, चलो पढ़ो एक बार। ठीक है, ओवरलोडिंग, सेम नेम्स डिफरेंट आर्गुमेंट इन अ क्लास। ठीक है, ऑफ मल्टीपल मेथड,
और ओवरराइडिंग इन पेरेंटल चाइल्ड क्लास, सेम प्रोटोटाइप मेथड, सेम नेम सेम आर्गुमेंट. A single try block and multiple catch blocks can coexist in Java program. हाँ होता ही है, बता रखा है ना. एक ट्राई ब्लॉक और उसके बहुत सारे कैच ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि एक है ना ट्राई ब्लॉक में मल्टीपल टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस थ्रो हो सकते हैं. क्लियर है, समझ रहे हो. हाँ, क्योंकि एक कोई ट्राई ब्लॉक है उसमें हो सकता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी रिफ्लेक्ट आवे कभी. हम्म कभी नल पॉइंटर भी आवे, कभी डिवाइड बाई जीरो भी आवे है, कभी अरे इंडेक्स टू बाउंड भी आवे, आ सकता है ना एक ही ट्राई ब्लॉक में. एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड इन वेरिएबल मेथड एंड क्लास. चलो, फाइनल कीवर्ड क्या होता है? फिक्स. फाइनल का मतलब फिक्स करना, ठीक है. इम्यूटेबल बनाना, यानी कैन नॉट बी रीसेट और चेंज, चेंज नहीं कर सकते. क्या क्या चेंज नहीं सकते? वेरिएबल के साथ क्या खेल खेलेगा? यदि वेरिएबल को फाइनल बना दिए तो वेरिएबल को एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, दोबारा रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते. दूसरा, मेथड यदि फाइनल हो गया तो ओवरराइड नहीं होता है. क्या? ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है. और क्लास यदि फाइनल हो गया तो इनहेरिट नहीं होगा, क्लास इनहेरिट नहीं होगा. बस में आ गई. डू फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड्स हैव द सेम फंक्शन? क्या तीनों का काम सेम है? देखो, फाइनल जो वो तो कांस्टेंट है, मेथड वेरिएबल और क्लास को कांस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, रीइनिशियलाइज नहीं करने देंगे. फाइनली ब्लॉक जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में किसी भी का कोड को चलाने के लिए मैंडेटरी करता है कि हमें कोई कोड चलाना ही चलाना है, एक्सेप्शन आवे या ना आवे, ठीक है. फाइनलाइज जो होता है वो गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लिसिटली हमें इंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है ना. गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लिसिटली, ठीक है, हमें इंस्ट्रक्ट करना हो कि हमें यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर चलाना ही चलाना है बार बार, ठीक है ना. क्लीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट मेमोरी को क्लीनिंग के लिए, रीलोकेट के लिए. आगे देखो, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम एंड स्टेट द रीजंस. ठीक है, अब ये प्रोग्राम देखो, ढूंढो क्या प्रॉब्लम है. हाँ, व्हेन कैन यू यूज सुपर कीवर्ड? सुपर जो होता है वो पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास में देता है. चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का रेफरेंस यदि चाहिए तो किससे मिलता है? सुपर. मतलब पेरेंट क्लास का कोई भी चीज चाइल्ड क्लास में रेफरेंस हमें करना हो तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है चाइल्ड में, ठीक है ना. बना बनाया ऑब्जेक्ट मिलता है. जैसे एक हमारे क्लास के अंदर एक विद इन क्लास क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिलता है किससे? दिस कीवर्ड से. किससे मिलता है? क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस, हर क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस किससे मिलता है? दिस से. दिस को बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट, है ना. वैसे ही हर क्लास का रेफरेंस, पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास में किससे मिलता है? सुपर से. तो जैसे क्लास के अंदर उसी क्लास का रेफरेंस दिस से मिलता है तो उसको बोलते हैं करंट ऑब्जेक्ट, वैसे पेरेंट क्लास का रेफरेंस मिलेगा चाइल्ड में सुपर से, तो सुपर को बोल सकते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट. क्या बोल सकते हैं? पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. चाइल्ड में सुपर से मिलता है पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास का रेफरेंस. कैन द स्टैटिक मेथड्स टू बी ओवरलोडेड? ओवरलोड हो सकता है, ओवरराइड नहीं होता है, ओवर हाइड हो जाता है ना. क्या हो जाता है? ओवर हाइड होता है. क्लियर है. हम्म. हम्म. और व्हाट मेक्स हैश सेट डिफरेंस फ्रॉम ट्री सेट? ठीक है, हैश
सेट में होता है क्या है सेट अनसॉर्टेड ऑर्डर में होता है, और हमारा ट्री सेट क्या होता है, सॉर्टेड होता है। ठीक है, लेकिन हैश सेट की स्पीड परफॉर्मेंस फास्टर होती है, ट्री सेट की स्लो होती है। ठीक है, और हाँ कौन हैश सेट में नल डाल सकते हैं, और हाँ उसमें ट्री सेट में नल नहीं डाल सकते बस। ठीक है, हो गया। हाँ हेट्रोजीनियस का मतलब था डिफरेंट टाइप का। हाँ किसमें डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्लासेस। चलो देखो किधर है। हम्म स्टैटिक मेथड के बारे में बताओ। स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के साथ एक्सेस हो जाएगा। ये स्टैटिक चीजें जो होती है वो शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, मतलब उनकी कॉपी क्रिएट नहीं होती। और उनको मेमोरी कब मिलती है, क्लास कंपाइल होते ही। मेमोरी कब मिलेगी, क्लास कंपाइल होते ही। ठीक है ना, स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास के नाम के साथ ही एक्सेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होता है, ओवर हाइड होता है। ठीक है। हम्म और स्टैटिक वेरिएबल्स हाँ एक ही बार उसको मेमोरी मिलेगा, है ना, कंपाइल टाइम पे। ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, रीसेट नहीं कर सकता कोई, है ना, अलग अलग कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है। और स्टैटिक मेथड के अंदर बाहर से जो वेरिएबल्स आएंगे वो सारे स्टैटिक होने चाहिए। ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैटिक मेथड्स में नहीं आ सकते। स्टैटिक क्लासेस क्या होते हैं, नेस्टेड क्लासेस, है ना। हमेशा इनर क्लास ही स्टैटिक हो सकता है, आउटर क्लास कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है, नेस्टेड क्लास जब बनाएंगे तो ही सिर्फ स्टैटिक हो सकता है, नेस्टेड क्लास ही सिर्फ स्टैटिक होता है। मेन ऑब्जेक्टिव गार्बेज कलेक्शन का वही लिस्ट रिसेंटली अनयूज्ड मेमोरी को रिक्वायर्ड अपकमिंग ऑब्जेक्ट्स को रीएलोकेट करना, ताकि मेमोरी मैनेज होता रहे, मेमोरी वेस्ट नहीं हो, लीक नहीं हो। इसी को बोलते हैं मेमोरी लीकेज। ठीक है, क्लास लोडर क्या होता है पढ़ो एक बार। गार्बेज